तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके सामने इससे पहले वाली वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ पेपर थर्ड की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट। तो इस वीडियो में क्या होगा आप खुद ही गेस कर सकते हैं, चौथी, पाँचवीं और छठवीं और सातवीं यूनिट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर थर्ड की 4, 5, 6, 7 यूनिट के 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के 3 और 5 मार्कर हम डिस्कस कर चुके हैं। 15 3 मार्कर यानी कि 15 2 मार्कर, 3 मार्कर जो समझना है समझ लो, और 10 5 मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है हमारी, समझ रहे हैं ना आप, दिख गया सामने आपको सब कुछ। तो अब शुरू कर लें स्टार्टिंग से। हाँ यार, शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा, क्या देखो, बहुत मेहनत लगती है। बहुत लंबी सीरीज़ चला रहा हूँ मैंने, इससे पहले चेतन मीना की वीडियोस डाली हैं टेस्ट सीरीज़ की। अब ये महात्मा गांधी की हमारी निरंतर सीरीज़ चलेगी, और ये आने वाली, सिर्फ ऐसा नहीं है 17 तारीख को जो मेंस है उसमें काम आएगी, आने वाले कई पेपरों में 2022 जो देना चाहते हैं मेंस उसमें काम आएगी आपको, 2023 में जो मेंस देना चाहते हैं वहाँ काम आएगी। क्योंकि भैया ये स्टैटिक पोर्सन है, ये कोई करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं है जो आपको काम नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और दोस्तों को भेजना हो तो भेज दो यार, अच्छी बात है, फ़ायदा हो जाएगा किसी का। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं अपना कंटेंट। जो हमारा कंटेंट नहीं, MJICs का कंटेंट, जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कंटेंट है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए। पहला क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि O.S यानी कि O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट है किन का, प्रोग्रामों का, बहुत सारे यानी कि मैनी जो प्रोग्राम्स मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। यानी कि जो यूज़र्स हैं और हार्डवेयर्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी यानी कि इंटरफेस का काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। इसके जो उदाहरण है वो है एंड्रॉयड, जिस पे हमारा मोबाइल चलता है, MS विंडो जो कि कंप्यूटर में होती है। समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन नेम के उदाहरण सहित समझाओ। तो डोमेन नेम क्या होता है कि वेबसाइट को हमें विजिट करने के लिए या फिर उसको सर्च करने के लिए, तो हमें जिस जिस मतलब एक जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस हमें कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस URL की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है डोमेन नेम। इसमें अधिकतम जो है 64 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और जैसे www.google.com, तो इसमें google.com क्या है, google.com है डोमेन नेम। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट से आप क्या समझते हैं। तो वेबसाइट्स क्या है भैया कि वेब पेजों का एक संबंधित सामग्री का एक समूह है, बहुत सारे वेब पेज इकट्ठे होते हैं उस पर, जिसे एक सामान्य डोमेन नेम से द्वारा पहचाना जाता है। इसके प्रकार कैसे हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जो कि कभी चेंज नहीं होती है ना, डायनामिक जो कि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। उदाहरण google.com भी तो एक वेबसाइट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ संख्या। देखो, ये कोई जल्दी बताने वाली चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ जा रहा हूँ, या फिर बहुत मतलब स्पीड में चल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये क्वेश्चन तो देखो आप, इजी क्वेश्चंस हैं, आप सबको पता है। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, यानी कि आपको मेंस देना है, और मेंस देना है मतलब प्रीलिम्स निकल चुका है, और प्रीलिम्स में आप कंप्यूटर वाले पोर्शन में ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से यूनिट 9 में पढ़ ही चुके हैं ना साहब। नेक्स्ट दीजिए आपका कि रूढ़ संख्या को उदाहरण सहित समझाओ। मैथमेटिक्स आ गई, यूनिट 4, 5, 6, 7 का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स तो आएगी ना सर, 5 यूनिट जो है। ऋण संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऋण संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें अधिकतम घात 2 के गुणनखंड में होती है उन्हें ऋण संख्या कहते हैं। 2, 3, 7, 11 जो संख्या है वो है ऋण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये देखो, ये दिया हुआ है, ये क्या है। अच्छा, कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये क्या है, मतलब क्या कैलकुलेशन को उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। y² प्लस 5y+6 इक्वल टू 0 के गुणनखंड बताओ। तो गुणनखंड बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता ही दोगे है ना। ये 6 दूनी 12, तो ऐसा तोड़ना है अपने को कि वो, ये देखो, ये एक सेकंड, 6 दूनी 12 नहीं, ये जो ऊपर का जो प्रश्न है उसको यानी कि 6y² लाना है। आप 6y² को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर भी 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी 6 आ जाए, ऐसी चीज़ें हैं, ये आप कर ही लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो x का x% 49 है, तो x का मान ज्ञात करो, ये भी निकाल लोगे। परसेंट का 1/100 कर दोगे, इक्वल टू में 49 रख दो, स्क्वायर लग जाएगा ऊपर, x का इंटू हो गया, x² 100, तो यह हो गया 49, 100 उधर चला गया, 4900 हो गया, इसका 4900 का जो वर्गमूल है वो 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बताओ। तो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं वो हैं हैनीमैन साहब। किसने विकसित की, हैनीमैन साहब ने विकसित की। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो होम्योपैथी हैनीमैन के द्वारा विकसित समरूपता के सिद्धांत पर औषधि आधारित चिकित्सा पद्धति है, जो उन रोगों का निदान करती है जिनसे वह उत्पन्न होती है। समझ गए आप।
आगे का क्वेश्चन है कि मिशन इंद्र, अब ये ऊपर समझ आया कि नहीं आया, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति समझ आ गया कि हैनीमैन के द्वारा। यार डिटेल में अगर ऐसे नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देना पहले तो इसके भाई किसने विकसित किया इसको, इसके जनक कौन है, तो जनक करके ऐसे लिख देना इसको। देखो 3 नंबर में डालना, पहले जनक का नाम लिख देना, परिभाषा लिख देना, और ये लिख देना इसके भैया होम्योपैथिक के द्वारा इसका जो मूल जड़ है वो व्यक्ति के जो स्टमच है, जो पेट है, उससे ये सब मतलब बीमारियों की जो उत्पन्न है वो व्यक्ति के पेट से जाता है, यानी खान पान पे इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, जो उन रोगों का निदान करती है जिनसे वे उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें इसको लिख देना, व्यवस्थित बना देना, 3 मार्कर या 2 मार्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो सबको पता है कि 25 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। और क्या पूछ रहा है भैया इसमें कौन कौन से टीके, अरे कहाँ भाग रहा है यार, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो नाम लिख दो उन टीकों का कि कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक टीकाकरण को, सार्वजनिक नहीं सार्वभौमिक टीकाकरण को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। ये तो लिखना यार, क्या होता है किसी भी चीज़ के नहीं, अगर वो पूछ रहा है कि जो उसने पूछा है वो तो लिख ही दो। अगर एक आध लाइन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम चीज़ हो रही है, एक ही शब्द में क्या ही लिखें, तो एक आध लाइन आप डेफिनेशन लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तपेदिक यानी टीबी, हेपेटाइटिस बी, पेट्यूटेरिसिस, खसरा, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, ये सब जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं इनके टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल संस्थानों के बारे में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आप डिस्कस कौन से पेपर को कर रहे हो यार, पेपर 3 की यूनिट 4, 5, 6, 7 को डिस्कस कर रहे हो ना भैया आप, है ना। तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के बारे में बताओ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना हुई। और कब हुई, 1945, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब इसकी स्थापना होती है 1 जून 1945 को। किसने की, होमी जहांगीर बाबा जो साहब थे उन्होंने इसकी स्थापना की। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं सीक्वेंस में कि उद्देश्य क्या है, भौतिक रसायन, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च का काम करना, इन सभी क्षेत्रों में। 1 जून 1945 को मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं स्थापना, होमी जहांगीर बाबा साहब, बाबा नहीं बाबा साहब। उपलब्धियां क्या है कि भैया रेडियो, दूरबीन, इन सब का निर्माण इन्हीं ने किया है। आपका जो ट्रांजिस्टर है, आपका छोड़ो दादाजी वगैरह का पुराना जो ट्रांजिस्टर होगा, रेडियो घर में रखा होगा, अगर अच्छे से संभाल के रखने की आपकी आदत है पुरानी चीज़ों को, बुजुर्गों की चीज़ों को या फिर हमारी धरोहरों को, तो आपके पास रेडियो जरूर होगा घर में। तो रेडियो, दूरबीन, इन सब का जो निर्माण है वो किया है इसी संस्थान ने, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC, बार्क कहाँ पर स्थित है, तो 3 जनवरी 1954 को बार्क की स्थापना होती है और करते हैं हमारे यही व्यक्ति जो हैं हमारे भारत के बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, होमी जहांगीर भाभा साहब। इसका जो उद्देश्य है वो है परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान करना। किसका, भाभा परमाणु संस्थान का। इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कार्य जो है वो है अनुपम सुपर कंप्यूटर, इसका जो अभी तक की उपलब्धि, कार्य क्या उपलब्धि समझ लो, उपलब्धि मतलब है जिसने जो अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया है वो इसी संस्था ने बनाया है। यार 2 मार्कर में लिखना है भाई तुमको, तो क्या चाह रहे हो, क्या मतलब 5-7 पॉइंट लिख के आओगे क्या, वहाँ बहुत है, बहुत कंटेंट है, बहुत मतलब सफिशियंट इतना यार वहाँ पे लिख के आने के लिए ना, और ज़्यादा लफड़े में पढ़ना भी नहीं है 2 मार्कर में, क्योंकि बात ये है कि आप ज़्यादा लिखने का, पहली बात तो समय नहीं है, दूसरी बात वहाँ पे स्पेस नहीं है, और स्पष्ट साफ साफ सुंदर सुंदर उतना लिखो जितना पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 1992 में कौन सा हुआ था, अच्छा कौन सा सम्मेलन हुआ था, कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताएगा, है ना, समझ लो। मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरो, पृथ्वी सम्मेलन, ये कौन सा हुआ था, कोई लिख के बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा यार। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 1992 के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी उन सभी मानक तकनीकों का समूह है जिसमें जीव या उन भाग का या जैव प्रक्रियाएं, जैविक उत्पाद का प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक तौर पर किया जाता है, तो वही है जैव प्रौद्योगिकी। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बढ़िया है, थोड़ी टिपिकल है मानता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक अच्छी होनी चाहिए चीज़ यार, तब भी तो मज़ा आता है ना। थोड़ी चीज़ें हमें ऐसी करनी चाहिए जहाँ हमें लिखने में अलग आए, थोड़ा हम लोगों से हट के देखें। अब आता है कि सॉफ्ट रोबोटिक्स क्या है, तो सॉफ्ट रोबोटिक्स के बारे में है कि सॉफ्ट रोबोटिक्स एक मतलब फ्लेक्सिबल रोबोट होते हैं यार, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना जिनमें बहुत ज़्यादा, उन्हें बोलते हैं सॉफ्ट रोबोटिक। एक लचीले होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल यार क्या मतलब, थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाती है, कोई बड़ा वर्ड एकदम से बहुत, मैंने जैसे कल भी वीडियो बताया, पूरे मुंह में ना यार ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, छाले टाइप के हो रहे हैं, तो ना बहुत ज़्यादा लिक्विड सा हो जाता है मुंह थोड़े ज़्यादा देर बोलने पे। जो लिक्विड क्रिस्टल
इलास्टोमर्स से बने होते हैं। इनका उपयोग सर्जरी, 3D प्रिंटिंग, जो बहुत सेंसिटिव वस्तुएं होती हैं, जो नाजुक चीज़ें होती हैं, उनको पकड़ने में तथा दरारों में पहुंचने में किया जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इनमें। अब आता है कि भैया डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब के बारे में बताओ। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आपको पता होगा, है ना। अब अच्छा, कोई बताएगा कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930, 1968 कब मिला, बताओ। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये जैव रसायन के अंतर्गत जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उस पर इन्होंने शोध किया था, उस पर इन्होंने रिसर्च की थी। किस पर? न्यूक्लियोटाइड पर। और इसका जन्म हुआ था जो है मुल्तान पाकिस्तान, जो पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन गगनयान के बारे में बताओ। तो गगनयान के बारे में तो सबको पता ही होगा कि 2022-23 में मानव रहित मिशन है। इसमें बिना ह्यूमन के गगन में जाएगा मिशन, और कहाँ जाएगा? 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें 3 सदस्य रहेंगे, मानव रहित मिशन है जो 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 सदस्यों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। महत्व ये है कि अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा इस मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन है? तो रिमोट सेंसिंग के जनक हैं प्रोफेसर पिशरोत राम पिशारोती। रिमोट सेंसिंग, भारत में जो रिमोट सेंसिंग है, यानी कि रिमोट सेंसिंग मतलब दूरस्थ उन चीज़ के लिए, है ना, रिमोट, दूर से स्थित किसी वस्तु को जानने के लिए। क्या बोलते हैं यार उसे हिंदी में? ना, एक शब्द नहीं आ पा रहा है, चलो छोड़ो, आएगा वैसे ही बता दूंगा। पिशरोत राम पिशारोती कौन है रिमोट सेंसिंग के जनक? 3 बार नाम बोलो यार, पिशरोत राम पिशारोती। तो ये हैं भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक। बिल्कुल आ सकता है 2 मार्कर में क्वेश्चन ये। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना बिल्कुल देंगे सर। अच्छा, 3 मार्कर यानी कि 2 मार्कर हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। 15 जो 2 मार्कर थे वो हमें डिस्कस करने थे यहाँ पर इस वीडियो में, है ना। हम बात कर रहे हैं पेपर 3 की यूनिट 4, 5, 6, 7 के बारे में, और यहाँ पर हमने उस यूनिट के 15 3 मार्कर जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब आगे वाली वीडियो जो रहेगी, यानी इसी वीडियो में आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं 10 5 मार्कर, यानी कि 10 5 मार्कर क्वेश्चंस के बारे में। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग तकनीकी पर आधारित होते हैं। किस पर? पैरेलल जो प्रोसेसिंग होती है उस पर आधारित होते हैं, उस पर बेस्ड होते हैं। इसके जो जनक हैं वो हैं सैमूर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। क्रे जो याद आ गया 1986 में वो सी ब्रेन टाइप का वायरस चीज़ आ रही नहीं आ रही प्रीलिम्स में जो रटी थी वो, हाँ रटी थी भैया, कितना तो फैक्टर रटे थे। उदाहरण क्या है? परम सिद्धि क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अब इसकी विशेषताएं लिखो। देखो ये चीज़ थोड़ी सी 5 मार्कर का जब क्वेश्चन आ जाए ना तो लिखनी जरूरी हो जाती है, और फिर हम इसकी विशेषताएं बताएं तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगता है, थोड़ा आंसर हमारा अच्छा लगता है। अब विशेषताएं सुनो। तो सामान्य कंप्यूटर से अधिक प्रोसेसिंग क्षमता होती है, ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। गणितीय आंकड़ों की गणना 100% त्रुटि रहित, यानी कि बिना किसी 100% गारंटी है कि भाई कोई भी इसमें गलती नहीं निकलेगी किसी भी जगह की, कितनी भी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने में। सूचनाओं को तेज़ी से प्राप्त कर समय पर एक्सेस कर देता है। वैश्विक नेटवर्क पर कार्य करने में सक्षम होता है। एक बार में 100 से अधिक यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियार डिजाइन के क्षेत्र में किया जाता है। विभिन्न जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे परम 1000, परम सिद्धि, है ना, अनुपम, कितने सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, और ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप आराम से लिख के आ सकते हो। क्योंकि यार बहुत ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने कल भी बताया था और हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना नहीं यार, मुझे कुछ कुछ यूनिक, कुछ ऐसे पॉइंट चाहिए, कुछ यूनिक पॉइंट चाहिए। उन यूनिक के पॉइंट में ना यार अच्छा खासा क्वेश्चन छूट जाता है, और अगर एक आध पॉइंट याद नहीं आया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद नहीं आया ना, तो भाई 25 से 30 मिनट सोचने में निकल जाती है, और उधर उस सोचने के चक्कर में टाइम कम हो गया और उधर कोई सा एक 5 मार्कर छूट गया तो हो गई हालत ख़राब। अब HTML के बारे में। तो HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसके बारे में, HTML के बारे में 5 मार्कर में हमें डिस्कस करना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेज बनाने के लिए एक विकसित की गई है, यह एक वेब पेज का आधार होती है, बेस होती है, यानी कि जो वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है वो HTML पर ही किया जाता है, और वेब पेज का एक वेबसाइट का आधार होती है। बताई दिया है मैंने, दोबारा ने रिपीट कर दिया। अब इसके उपयोग पूछे हैं उसने, तो उपयोग के बारे में चर्चा करो। तो HTML का यूज़ क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है ना, गेम डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, नेविगेशन प्रणाली में यूज़ किया जा रहा है,
वेब पेज का विकास जो तो सबसे शुरू में ही बता दिया, उसमें यूज़ किया जा रहा है। और जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी हम जो वेब पेज पर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तैयार करने में भी हम HTML का यूज़ करते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ कहाँ का यूज़ करते हैं। तो ग्राफिकल डिज़ाइनिंग जो होता है, ग्राफिक्स जो बड़े बड़े आजकल कंप्यूटर में डलते हैं, तो वहाँ पर भी आपका HTML का यूज़ किया जाता है। जो अत्याधुनिक जो गेम है आजकल, बड़े बड़े जो गेम आ रहे हैं वो भी HTML पर बनते हैं। नेविगेशन जो प्रणाली होती है उसका उपयोग किया जाता है, नेविगेशन प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर जो वेब पेज होता है उसके विकास में इसका उपयोग किया जाता है। वेब पेज पर आधारित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तैयार करने में भी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? मैंने रिपीट इसीलिए किया है कि सुनो, जितना ज़्यादा आप हो सकता है उतना सुनो और आंसर जो है अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से आप समझ सको उसे। एक शहर की जनसंख्या, ये क्वेश्चन है यार मैथमेटिक्स का है, क्या बोलूँ क्या सिखाऊंगा इसमें, देख लो, ये लो अच्छे से, ठीक है। ये प्रश्न है और ये यहाँ सॉल्व किया गया है, आप देख लेना और कर लेना, ठीक है। ये भी वही है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो आपको ही सॉल्व करना है, वो तो आप ही को करनी है, मैं क्या डिस्कस करूँ इसमें, ये देख लो, है ना, मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर विश्व में सर्वाधिक मौतों का कारण है, आंकड़ों के आलोक में एक कथन व्याख्या सहित लिखिए। अब 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो गाथा लिखने तो बैठ नहीं जाना है, महत्वपूर्ण चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भैया कैंसर सर्वाधिक मौतों का कारण कैसे है, और इसके आलोक में एक कथन लिखना है, हमें थोड़े से अपने विचार लिख देने हैं, इसमें कथन लिख देना है। तो कैंसर कई रोगों का समूह है जिसमें कोशिकाएं बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनलिमिटेड सेल डिवीजन होता है भैया। कैंसर जहाँ होता है किसी भी जिस भी अंग में होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में सेल बनते हैं, बहुत अनलिमिटेड सेल डिवीजन जहाँ होता है, दैट इज़ नोन एज कैंसर, जो वृहद स्तर पर विश्व में मानव मृत्यु का कारण है ना। ये समझ में आ गया कि जिसमें कोशिकाएं बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जो वृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर मानव मृत्यु का कारण है। अब इसके बारे में देख लो कि कैंसर पुरुष में, कैंसर जो जिस व्यक्ति को होता है उसमें मुख, पेट, ग्रास नली में तथा महिलाओं में स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा में फैलता है। अब मतलब जो ह्यूमन है, यानी कि जो ह्यूमन में 2 कैटेगरी हो गई, एक तो वुमेन हो गया, एक मैन हो गया। तो मैन में जो है यानी कि जो पुरुष है उसमें या तो मुंह में कैंसर होगा, या पेट में होगा, या फिर ग्रास नली में होगा, जो ट्रकिया है उसमें होगा। और जो महिलाएं हैं उनमें कहाँ होगा, उनके ब्रेस्ट पर होगा, गर्भाशय में होगा, या ग्रीवा, ये तीनों जगह में, इन मतलब मेनली यही चीज़ जगह रहती है ना। विश्व में कैंसर से होने वाली 8 मिलियन यानी कि 80 लाख जो मौतें हैं, उनमें से 7 लाख मृत्यु केवल भारत में होती है भैया। जब 80 लाख लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से भारत तो इतना बड़ा देश है जिसकी 140 करोड़, क्या बोलो यार, अब तो 160, 50, 60 करोड़ तो बोल ही दो, उसमें से 7 लाख लोग मर रहे हैं जी। हमारा एक मानते हैं बहुत बड़ी हमारा फॉल्ट है इसमें, ये रेशो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन अगर इतने बड़े देश में, इतनी सारे विविधताओं वाले देश में, इतने बड़े देश में हमने बहुत हद तक इस आंकड़े को कम किया, वरना पहले तो और स्थिति खराब थी। भारत में कैंसर का बोझ अगले वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, ऐसा ग्लोबल जो रिपोर्ट है, ग्लोबोकॉन रिपोर्ट जो है उसका अनुमान है। निम्न माध्यम आय वाले देशों में कैंसर से होने वाली मृत्यु में वृद्धि हुई है, जिसमें भारत शामिल है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है थोड़ी सी। भारत में प्रति 1 लाख पुरुषों पर कैंसर की सर्वाधिक दर है, वो है 269, यानी कि 269 लोग जो है प्रति 1 लाख में कैंसर से प्रभावित हैं। आइजोल में तथा महिलाओं में, अरुणाचल के इस जिले में आइजोल में तथा महिलाओं में, सुनो, कैंसर की सर्वाधिक जो दर है वो आइजोल में पाई जाती है, और महिलाओं में जो है वो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का जो पुपुम मारे जो जिला है वहाँ पर कैंसर की ज़्यादा जो मात्रा है वो देखी गई है। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत इस वैश्विक रोग के निदान हेतु सघन कार्यक्रम बना रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है तथा इस भयावह जो स्थिति से बहुत सारे प्रयास कर रहा है, इससे निपटने के, इससे बाहर निकलने के, लोगों को बचाने के लिए बहुत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, है ना। तो ये कुछ हमारे सराहनीय प्रयास हैं इसके लिए। भारत द्वारा विकसित की गई कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका वर्णन करना है। तो भारत द्वारा कौन कौन सी वैक्सीनें बनाई गई थी, एक तो कोविशील्ड बनाई गई, कार्बोवैक्स बनाई गई, ये जो वैक्सीन हैं वो बनाई गई, और इसका थोड़ा सा वर्णन करना है कि किसने बनाई, कहाँ बनी, कैसी बनी, ये सब चीज़ें बनानी है। तो कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु भारत ने स्वदेशी तकनीक से वैक्सीन बनाई, निर्माण किया। जो पहली तो है कोविशील्ड, निजी क्षेत्र की वैक्सीन है जिसकी निर्माता कंपनी जो है वो है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में स्थित है। अभी हाल ही में भारत बायोटेक के जो लीडर हैं, जो पूना वाला क्या नाम है उनका, उनको अभी कुछ अवार्ड भी मिला है ना। जाइकोव डी, ये रतन भाई पटेल द्वारा स्थापित कंपनी जाइडस कैडिला ने मतलब विकसित की है, उन्होंने डेवलप की है जाइकोव डी नाम की वैक्सीन। एक है कार्बोवैक्स, कार्बोवैक्स जो है बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित की गई है,
जो टीका 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको बूस्टर डोज जो लगाया जा रहा है वो कार्बोवैक्स का ही लगाया जा रहा है। ये 3 प्रकार की व्यक्ति हैं और मतलब वैक्सीन है। WHO ने भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा है इस देश की बृहद स्तर पर आपूर्ति करने के लिए। मतलब ये चीज़ पढ़ लेना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, देख लेना है ना। नेक्स्ट है कि भैया यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अंतर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और इसे हमें अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि आने की पूरी संभावना है और आया भी 1-2 बार क्वेश्चन। आधार लिखो विकास के आधार पर। तो आयुर्वेद का जो विकास हुआ है वो हुआ है हमारे भारत में ही तो हुआ है भैया। चरक संहिता ये सब चीज़ें यहीं से तो आयुर्वेद निकला है। तो आयुर्वेद का जो विकास हुआ है वो भारत में हुआ है और जो यूनानी पद्धति है वो यूनान की है, यानी कि ग्रीस वाला जो एरिया है वहाँ की है ये पद्धति। जनक कौन है? चरक, मैंने बता दिया आपको, चरक संहिता जिनकी बुक है। चरक और सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद के जनक हैं, भारत में हैं। और हिप्पोक्रेट्स जो है वो यूनानी जो पद्धति है उसके जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। इसका जो सिद्धांत है वो है सप्त धातु, पंच महाभूत और जठराग्नि। ये इसकी बेसिक जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। और जो यूनानी पद्धति है वो 4 देह द्रव्य यानी काला पित्त, पीला पित्त और रक्त और कफ। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त और कफ, इस पर जो बेस्ड है इसका उपचार, इस पर बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि नाड़ी, मूत्र, हृदय गति का परीक्षण, यानी कि नाड़ी को जो देखा जाता है मतलब जो हार्ट बीट है उसको सुना जाता है और जो यूरिन है उसका जो है वो टेस्ट किया जाता है आयुर्वेद में। और यूनानी में क्या है? यूनानी में बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि व्यक्ति का 7 भागों में बहुत बड़ी मिजाज, स्वभाव कैसा है, उसके तत्व कैसे हैं, उसकी बॉडी किस तरह हीट कर रही है ना, वो सारी चीज़ें यूनान पद्धति में ये सब किए जाते हैं। उपचार विधि है कि भैया प्रशामक शोधन, आहार क्रिया सिद्धांत। मैंने आपको बहुत शुरू में याद करो, थोड़े शुरू में जब क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे थे कि भैया जो आयुर्वेद है वो स्टमस यानी कि मूल कारण मानता है हमारे खान पान को, हमारे जो पेट की जो व्यवस्था है उसको। तो यहाँ आ गया ना आहार क्रिया सिद्धांत। उपचार विधि क्या है? आहार क्रिया सिद्धांत। और इसकी उपचार विधि क्या है? रेजिमेंटल, आहार चिकित्सा, फार्माथेरेपी एक्सेट्रा, इसकी यूनान पद्धति की उपचार विधि है। तो बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया है, इसलिए मैंने आपसे बोला था अच्छा आंसर फ्रेम किया है और आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल आप अगर 5 मार्कर में आता है तो हूबहू उत्तर लिखकर आ सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के योगदान का वर्णन करो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संबंध आ रहा है DRDO। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने भारत की सूक्ष्म सुरक्षा में अहम योगदान दिया है। इसका जो योगदान है वो ये है कि सैनिक व अर्धसैनिक बलों के लिए ये बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई है ना वो उसका निर्माण किया है। इसकी जो लैब है, इसकी जो सब लैब है वो है कानपुर में, वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जा रहा है। एकीकृत मिसाइल विकास परीक्षण जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी जो बड़ी बड़ी मिसाइल विकसित की गई हैं वो भी DRDO के लिए की जा रही है। तो सेना के लिए बहुत डेडिकेटेड है यार, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, ड्रोन वगैरह कितनी सारी चीज़ें बनाए। देश की सीमाओं की निगरानी हेतु रुस्तम, पंक्षी, निशांत जैसे, देखो मैंने कहा था ना ड्रोन वगैरह भी बनाए, तो रुस्तम, पंक्षी, निशांत ये तीनों ड्रोन के नाम है। रुस्तम, पंक्षी और सॉरी क्या हो रहा है रुस्तम, पंक्षी और निशांत जैसे जो ड्रोन हैं उनको भी चंडीगढ़ की जो प्रयोगशाला है इसकी उसमें DRDO के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ठंडे क्षेत्रों में सैनिकों को जो फास्ट जो बाइट होती है ना उससे बचाव के लिए इन्होंने एलोवेरा पर आधारित एक क्रीम बनाई है जो कि सियाचिन वगैरह में जो सैनिक है जो वहाँ पर इनको दिक्कत होती है, जो फास्ट बाइट होता है उसकी दिक्कत होती है, तो उससे बचाव के लिए यानी कि उससे सुरक्षा के लिए उनके लिए क्रीम बनाई है सैनिकों के लिए। आत्मरक्षा हेतु सैनिकों के लिए स्वदेशी पिस्टल अस्मी का विकसित किया है। स्वदेशी जो पिस्टल होती है यानी कि हमारे देश में पहले हम इतनी जो अभी हमने रसिया से कितनी सारी जो पिस्टल्स हैं, कितनी सारी गन्स हैं वो मंगाई, तो भैया इन्होंने भी स्वदेशी एक पिस्टल बना दी है जो है नाम है जिसका अस्मी। युद्ध के समय उपयोग होने वाले जो हल्के जो लड़ाकू विमान है जैसे तेजस, तो तेजस का निर्माण किसने किया है? DRDO ने ही तो किया है भाई। DRDO ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। अब हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्वदेशी हैं हमारी सेना के पास। अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करो। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी है ना उसकी जो भूमिका है वो क्या है उसको बताओ भाई। तो जीव तथा उसके उनसे प्राप्त पदार्थों में तकनीक का प्रयोग कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मनोवांछित उद्देश्य को पूरा करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। भूमिका क्या है कि टीकाकरण के माध्यम से हम रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी कि जो हमारी जो क्या बोलते हैं यार, अब बताओ, रोग प्रतिरोधी भी दिमाग से अभी टंग स्लिप हो गया, वो थी ना यार इम्यूनिटी, है ना, वही इम्यूनिटी। तो टीकाकरण के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का विकास किया जा रहा है। जैसे भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन हम लगे थे ना डोज भाई, किस लिए लगे थे? आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, कोरोना खत्म करने के लिए नहीं, कोरोना से आप लड़ सकें इसके लिए वो डोज लगे थे सर, है ना।
स्टेम सेल के माध्यम से नवीन अंग विकसित करने के लिए अहम भूमिका बताता है ये। संपत्ति विवाद, अपराधी की पहचान, डीएनए टेस्ट वगैरह संबंध करने के लिए भी तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है ना यार। निसंतान दंपत्ति को जो सैरोगेसी, आजकल जो मदर का जो, यार वो मूवी नहीं आई थी, कौन सी आई थी वो अक्षय कुमार और क्या नाम था यार उसका, दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर और एक और एक्ट्रेस थी जो नई आई है अभी, वो हैप्पी, पता नहीं क्या मूवी आई थी, वो सैरोगेसी मदर वाला वही तो सिस्टम था उसमें बहुत सारा। तो सैरोगेसी के माध्यम से संतान की प्राप्ति संभव हो पाई है। क्लोनिंग के माध्यम से मानव व जीवों के समरूप क्लोनों का निर्माण संभव हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही तो संभव हुआ है यार। महामारी के समय उपयोगी दवाओं व टीकों का विकास में अहम भूमिका निभाई है बायोटेक्नोलॉजी ने। वहनीय मूल्यों पर आवश्यक जो जेनेरिक दवाएं हैं वो हमें इजीली बहुत कम दामों पर, बहुत कम पैसे में हमें वो जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी ने इतना जो है इन्वेंशन कर लिया है, इतनी डिस्कवरीज कर ली हैं, इतना विकास कर लिया है, तो हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ईजी ये चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं और बहुत कम मूल्य पर। अतः जैव प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ कर मानव के जीवन की जो प्रत्याशा है, जीवन जो प्रत्याशा है यानी जीवन जीने की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिम्स। अब ट्रिम्स क्या है भैया, तो इसके बारे में सुनो। ये एक विश्व व्यापार संगठन है, समझ गए। विश्व व्यापार को किस प्रकार अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, सख्त बनाया जाए, उसके लिए इसकी स्थापना की गई है, तो इसके बारे में सुनो। ट्रिम्स एक वैश्विक व्यापार समझौता है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों पर समान रूप से लागू होता है। सशक्त बनाने हेतु, यानी कि विश्व व्यापार को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये उस पर बेस्ड है, उस पर काम करता है। तो क्या है कि विदेशी निवेशकों को घरेलू निवेशक के समान सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको जो हमारी, जैसे मान के चलो इंडिया में अभी ग्लोबल मीट समिट हुई है ना, तो जो इन्वेस्टर्स आए वो बाहर से आए, कितने सारे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसको, मतलब पर्टिकुलर था, मुझे समझ पता है कि वो कौन थे, एनआरआई लोग थे, वो हमारे लोग थे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाहर से कोई इन्वेस्टर्स आए किसी और कंट्रीज़ के, तो उनको भी वही सारी फैसिलिटी, वही लैंड प्रोसेस, वही ईजी मतलब सिंगल विंडो वाली फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो कि हमारे देश के लोगों को दी जा रही है किसी स्टार्टअप को करने में। तो मेजबान देश विदेशी पूंजी पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकता। देशों के मध्य व्यापार संतुलन की अनिवार्यता को समाप्त करता है। बाहरी निवेशकों को मेजबान देश के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए विवश नहीं करता। समझ गए ना इस चीज़ को। ट्रिम्स केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर लागू होता है। अतः यह विदेशी निवेश की समस्त बाधाओं को दूर कर वैश्विक व्यापार को सरल, सुगम, सुलभ और सशक्त बनाने का तरीका है, बनाने के लिए एक संगठन है। नेक्स्ट 11 मार्कर है। तो 11 मार्कर की कहानी तो मैं हर वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सब की जितनी भी मैंने वीडियो डिस्कस की हैं अभी लगभग 7, 8, 9 या वीडियो हो चुकी हैं। इन सब से जितने भी 11 मार्कर क्वेश्चंस निकलेंगे उन सबको एक जगह कंपाइल करके एक लंबा सा सेशन चलाएंगे, 3 से 4 घंटे या 2 या ढाई 3 घंटे, जितना भी लंबा चलेगा उसमें हम 40-50 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे निकलेंगे, हम सबको एक जगह कंपाइल करके 11 मार्कर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो, अगर बुरी लगती है, अच्छा नहीं लगता है डिस्कशन, तो उसे डिसलाइक करो, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, आप लोग चाहते क्या हैं और मैं क्या दे रहा हूँ आपको, है ना। थैंक यू, जय हिंद।